So let's start with our next tense, that is past perfect tense. We are done with past indefinite and past continuous tense. So past perfect tense is the third tense of the past, और इसको हम यूज़ कब करते हैं, जब कोई भी एक्शन जो है वो किसी और पास्ट एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका हो। यानी एक एक्शन की आप बात कर रहे हैं, उस एक्शन से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका था। यानी अदर वर्ड्स यू कैन से कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम की आप पास्ट में बात कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। लाइक जब मैं अली के घर गया तो वो बाज़ार जा चुका था। जब मेरे दोस्त मेरे घर आए तो मैं तैयार हो चुका था। यानी जब वो आए तो उस वक्त आपका जो प्रेपरेशन का एक्शन था वो कंप्लीट था। बाज़ार जाने का एक्शन अली का कंप्लीट था। सो कोई भी एक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट में जब कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। सो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, जिसने एक्शन परफॉर्म करना है। फिर हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हैड। सिंगुलर के लिए भी हैड, प्लूरल के लिए भी हैड, और हैड के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। And then object, that is optional. He had completed his homework before dinner. यानी डिनर से पहले उसका होमवर्क का काम कंप्लीट हो चुका था। They had left the party when I arrived. So मेरे अराइवल के टाइम पे उनका पार्टी से जाने का एक्शन कंप्लीट हो चुका था। She had visited the museum by the time we got there. सो जब हम वहाँ पहुँचे तो उसका म्यूज़ियम को विज़िट करने का एक्शन कंप्लीट हो चुका था। सो ही एंड शी आर सिंगुलर, उनके साथ भी हम हैड यूज़ करेंगे। दे इज़ प्लूरल, उसके साथ भी हम हैड यूज़ करेंगे। अब अगर दे की जगह हम दो नाउन लगाएं, जैसे हसन एंड अली हैड लेफ्ट द पार्टी व्हेन आई अराइव्ड, तो भी हैड ही लगेगा। कोई और हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं होता। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें एक ही फॉर्म है, दैट इज़ हैड। अब नेगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाना होता है तो उसमें हम हैड के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। सब्जेक्ट हैड, नॉट, देन पास्ट पार्टिसिपल एंड देन object. He had not completed his homework before dinner. They had not left the party when I arrived. She had not visited the museum by the time we got there. Arisha had not completed the exercises before class. Interrogative sentence structure, यानी जब आप क्वेश्चन बनाते हैं या क्वेश्चन करना चाहते हैं पास्ट परफेक्ट में कि कोई एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो चुका था या नहीं हो चुका था, यानी आप पूछना चाह रहे हैं। सो हैड जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट। Had he completed his homework before dinner? Had they left the party when you arrived? Had she visited the museum by the time you got there? कोई भी जो पास्ट का एक्शन है जिसकी कंप्लीशन के बारे में आप क्वेश्चन करना चाह रहे हूँ, उसकी कंप्लीशन के बारे में क्वेश्चन आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। एंड फॉर दैट यू हैव टू ब्रिंग हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी आप अपना सेंटेंस ही हैड के साथ स्टार्ट करते हैं।
देन वी हैव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो उसमें जैसे हमने पिछले टेंसेस में भी देखा था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ नहीं होता। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो नॉट हेल्पिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब और नॉट के दरमियान आता है। Had he not completed his homework before dinner? Had they not left the party when you arrived? Had she not visited the museum by the time you got there? Then the last one is WH questions. So सबसे पहले उसमें WH word आएगा, what, where, when, who, why and how। यानी कोई भी आप किसी एक्शन का के बारे में ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, यू विल यूज व्हाट, कहाँ हुआ, वेयर, कब हुआ, व्हेन, किसने किया, हु, क्यों हुआ, व्हाई, कैसे हुआ, हाउ। देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, and then object which is optional. What had he completed before dinner? Where had they gone before you arrived? Why had she visited the museum? And again अगर आपने इसको नेगेटिव WH क्वेश्चन बनाना हो तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। What had he not completed before dinner? Where had they not gone? Why had she not visited? So इस तरह से आप अपने जो आपका जो परफेक्ट टेंस है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस इज क्लियर। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई एम्बिग्विटी है तो वी कैन डिस्कस इट। All right, so if everyone is clear then we can move on to the next point. Rather first let's have a recap ताकि reinforce हो जाए। So जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट में ये कहना चाह रहे हों कि वो एक्शन उस पॉइंट इन टाइम पे कंप्लीट हो चुका था। यानी जब एक एक्शन हुआ तो दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका था। सो अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैड, पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट। He had completed his homework before dinner. They had left the party when I arrived. She had visited the museum by the time we got there. Then negative sentence structure, subject, had, not, past participle, then object, which is optional. He had not completed his homework before dinner. They had not left the party when I arrived. She had not visited the museum by the time we got there. Then interrogative sentence structure, which is the question, had, then subject, then past participle, which is the third form of the verb, then object, which is optional. Had he completed his homework before dinner? Had they left the party when you arrived? Had she visited the museum by the time you got there? Then negative interrogative sentence structure, had, then subject, then not, past participle, then object. Had he not completed his homework before dinner? Had they not left the party when you arrived? Had she not visited the museum by the time you got there? Then WH questions. First of all, you will have the WH word, what, where, when, who, why and how. Then had, then subject, past participle, then object. What had he completed before dinner? Where had they gone before you arrived? Why had she visited the museum? The next is usage, कि हम इसको किन किन situations में use करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंप्लीट हो चुके थे।
सो बेसिक इसका पर्पस क्या होता है, ये एम्फसाइज करना कि जब एक एक्शन हुआ तो दूसरा एक्शन उससे पहले ही कंप्लीट हो चुका था। तो दैट मीन्स कि पहला फंक्शन तो यही हो गया कि एक एक्शन से पहले दूसरे एक्शन का कंप्लीट होना। सो इसलिए हम उसके साथ बिफोर और आफ्टर लगा के दूसरे एक्शन को यूजली पास्ट इंडेफिनिट में उसके साथ कनेक्ट करते हैं। समटाइम्स पास्ट कंटिन्यूस में भी हो सकता है वो एक्शन, लाइक व्हेन आई वाज अराइविंग दे हैड लेफ्ट, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन यूजली वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है वो एक्शन, पास्ट का जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जिससे पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। तो जो कंप्लीट हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जिस एक्शन से पहले वो एक्शन कंप्लीट हुआ होता है वो एक्शन पास्ट इनडेफिनिट या पास्ट सिंपल में। और जाहिर बात है फिर उस एक्शन से पहले हम बिफोर या आफ्टर के वर्ड्स यूज़ करेंगे। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। By the time the movie started, they had already found their seats. So जब मूवी स्टार्ट हुई तो वो पहले ही अपनी सीट्स ढूंढ चुके थे। सो पहले वाले में कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ है, बिफोर। दूसरे सेंटेंस में ऑलरेडी, यानी पहले ही। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क व्हेन हिज फ्रेंड केम ओवर। एक और टाइम एक्सप्रेशन यानी व्हेन, जब उसके दोस्त आए। तो कोई ना कोई इस तरह का एक्सप्रेशन दोनों एक्शंस को कनेक्ट करने के लिए हम बीच में यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो यूजली कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाते हैं। देन कॉज एंड इफेक्ट अगर हमने पास्ट में शो करना हो, यानी एक एक्शन कॉज हो और दूसरा उसका इफेक्ट हो, तो एक एक्शन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो एक चीज़ कॉज है, यानी एक एक्शन कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट या रिजल्ट है। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड नॉट स्लेप्ट वेल द नाइट बिफोर। मैं थका हुआ था क्योंकि मैं पिछली रात सही से सोया नहीं था। तो अब आई वॉज टायर्ड जो है वो इफेक्ट है और उसका कॉज क्या है, आई हैड नॉट स्लेप्ट। तो जो कॉज है वो पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि वो पहले हो चुका है या नहीं हो चुका है, और जो इफेक्ट है वो उस वक्त है जिस वक्त की बात हो रही थी। तो दैट मीन्स कि वो फिर किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो इफेक्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट में और जो कॉज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी जिसकी वजह से कोई चीज़ हुई वो एक्शन पास्ट परफेक्ट में, और जो चीज़ हुई किसी और चीज़ की वजह से, यानी जो उसकी वजह से जो हुआ, जो रिजल्ट आया, वो पास्ट इंडेफिनिट में। आई हैड नॉट स्टडीड सो आई फेल्ड। अब आई हैड नॉट स्टडीड कॉज है, इफेक्ट क्या है, आई फेल्ड। she had not taken her medicines so she fell ill. उसने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी इसलिए वो बीमार हो गई। सो शी फेल इल क्या है, इफेक्ट है। कॉज क्या है, शी हैड नॉट टेकन हर मेडिसिन। सो शी हैड नॉट टेकन हर मेडिसिन पास्ट परफेक्ट में, और शी फेल इल पास्ट इंडेफिनिट में। She was upset because she had lost her keys. Upset, being upset is the effect. Cause क्या है, she had lost her keys. They were late because they had missed the train. Effect क्या है, they were late. Cause क्या है, they had missed the train. So जो effect cause है वो past perfect tense में, और जो effect है वो past simple tense में। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। अगर आपको कॉज और इफेक्ट को समझने में या उनके लिंक में या किसको किस टेंस में डिस्क्राइब करना है उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो वी कैन क्लियर इट। सो ओनली Agdas is clear, but about others?
ओके, अरीशा को कॉज एंड इफेक्ट की समझ नहीं आई। अरीशा, कोई भी जो चीज़ होती है ना, उसका कोई भी जो एक्शन होता है या कोई भी चीज़ या एक्शन या कोई भी सिचुएशन होती है, उसकी एक वजह होती है जिसकी वजह से वो चीज़ होती है, ठीक है। और जिस वजह से वो होती है वो उसका कॉज होता है, यानी उसके होने की वजह होती है। और जो होता है वो क्या होता है? इफेक्ट। जैसे मैंने खाना खा लिया है इसलिए मुझे भूख नहीं है। अब खाना खा लिया है क्या है? कॉज है, यानी वजह है किस चीज़ की? भूख ना होने की। भूख क्यों नहीं है? क्योंकि खाना खा लिया है। तो जो चीज़ क्या नहीं है? भूख नहीं है, तो वो क्या है? इफेक्ट है। यानी जो क्या का आंसर करे वो इफेक्ट है। क्यों नहीं है? क्योंकि खाना खा लिया है। तो जो क्यों का आंसर करे वो क्या है? कॉज है, यानी वजह है। तो जब आपके जहन में क्वेश्चन आए कि क्यों, तो जो उस क्यों का आंसर होगा वो कॉज होगा। और जब आपके जहन में क्वेश्चन आए कि क्या हुआ, तो उसका जो आंसर होगा वो इफेक्ट होगा। जैसे क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। क्यों हुआ? ड्राइवर का ध्यान फोन पर था। तो इफेक्ट क्या है? एक्सीडेंट होना। कॉज क्या है? ड्राइवर का ध्यान फोन पे होना। सो कॉज एंड इफेक्ट। तो अगर कोई कॉज और इफेक्ट जो है वो पास्ट से रिलेटेड है, यानी हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि हुआ है, नहीं हुआ, हाँ, तो उसमें जो कॉज होगा वो हम पास्ट परफेक्ट में बताएंगे, और जो इफेक्ट है यानी उसका रिजल्ट है वो हम पास्ट इनडेफिनेट में बताएंगे। प्रेजेंट में हमने कहा ना, क्या हुआ? एक्सीडेंट। क्यों हुआ? वो मोबाइल देख रहा था, ठीक है। He was looking at his mobile, so the accident happened. He had looked at his mobile, so the accident happened. Past perfect tense. उसने अपने मोबाइल की तरफ देखा इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो अगर वो मोबाइल की तरफ ना देखता तो एक्सीडेंट भी ना होता। She had not taken her medicine, so she fell ill. अब अगर वो मेडिसिन ले लेती तो वो बीमार ना होती। तो उसके बीमार होने का कॉज या उसके बीमार होने की वजह क्या है? मेडिसिन का ना लेना। और मेडिसिन ना लेने का इफेक्ट क्या है? उसका बीमार होना। He had not studied, so he failed. So he had not studied, cause he failed, result या effect. He studied hard, so he passed. So he studied hard, cause he passed, effect. cause और effect. तो अगर past का cause और effect होगा तो जो आपका cause है वो आप past perfect में बताएंगे या बता सकते हैं, और जो effect है वो आप past indefinite में यानी past simple में बता सकते हैं। तो आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉज और इफेक्ट के। अगर नहीं क्लियर हुआ तो यू कैन अगेन आस्क, कोई मसला नहीं है, वी कैन क्लैरिफाई इट। ऑल राइट, देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं ना। डायरेक्ट होता है जब हम सामने वाले के वर्ड्स एज इट इज़ उसके अपने वर्ड्स में रिपीट करते हैं, और इनडायरेक्ट होता है जब हम उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोलते हैं। तो अगर जो डायरेक्ट स्पीच थी उसमें किसी ने कोई सेंटेंस जो था वो प्रेजेंट परफेक्ट में बोला था, तो जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? पास्ट परफेक्ट में। यानी ही सेड
चूँकि पास्ट में है, he said that, तो अगले वाला हिस्सा भी हमें पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हैज़ और हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। तो वहाँ पे भी फिर हमें अल्टीमेटली क्या लगाना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। सो ही सेड दैट ही हैड विजिटेड पेरिस। अब ये जो सेंटेंस है ये इन डायरेक्ट स्पीच में कैसे होता है? ही सेड कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता आई हैव विजिटेड पेरिस। जब आप कॉमर्स को ख़त्म करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स का तो आप क्या कहेंगे? ही सेड दैट ही हैड विजिटेड पेरिस। सो जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो हैज़ हैव है वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज दैट इज द पास्ट ऑफ हैज़ एंड हैव। शी टोल्ड मी दैट दे हैड लेफ्ट अर्ली। दे एक्सप्लेन्ड दैट दे हैड नॉट रिसीव्ड द ईमेल। सो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है यानी इनडायरेक्ट स्पीच में उसका अगर फर्स्ट पार्ट यानी ही सेड, शी टोल्ड, दे एक्सप्लेन्ड अगर वो पास्ट में हो तो अगला हिस्सा ऑटोमेटिकली पास्ट में होता है। तो पास्ट में फिर अगर वो है तो फिर अगर वो ओरिजिनली प्रेजेंट में भी था तो वो अल्टीमेटली पास्ट परफेक्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज अनदर यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप दिस use is also clear. This point number 4. Good. Okay, then number 5, unfulfilled plans or wishes in the past. यानी कोई ऐसी विश या ऐसा कोई प्लान जो आपने बनाया या आपकी डिज़ायर थी पास्ट में लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी और अब आप उसके बारे में बता रहे हो, जिसमें मैं काश लगा के नहीं बताते, अपनी एक यू कैन से अपनी एक मायूसी का इजहार कर रहे होते हैं या अपनी एक सैडनेस का इजहार कर रहे होते हैं कि ये ख्वाहिश थी या ये प्लान था और अब पूरा नहीं हो सका। और इसके साथ यूजली हम विश या इफ़ ओनली के वर्ड्स यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। आई हैड होप्ड टू गो टू द कंसर्ट बट आई कुडंट। सो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो आई हैड होप्ड, आई हैड विश्ड, शी हैड वांटेड, इफ़ ओनली वी हैड नोन। तो अनफुलफिल्ड प्लान्स और विशेस के अगर हमने डिस्क्राइब करनी हो तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है वो यूजली पास्ट परफेक्ट में होता है, जैसे आई हैड होप्ड, शी हैड वांटेड, इफ़ ओनली वी हैड नोन। बाकी के जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के, क्योंकि वो एक क्लॉज नहीं है ना, वो मल्टीपल क्लॉजेज हैं, तो वो मॉडल वर्ब्स के साथ भी हो सकती हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी हो सकती हैं, वो पास्ट कंटिन्यूस में भी हो सकती हैं। लेकिन जो स्टार्ट है सेंटेंस का यानी जो फर्स्ट क्लॉज है सेंटेंस की वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होती है बिकॉज यू आर डिस्क्राइबिंग कि एक ऐसी विश है जो पूरी नहीं हो सकी। अगर पूरी हो जाएगी तो वो तो कंप्लीटेड एक्शन में चली जाएगी, होगी फिर भी पास्ट परफेक्ट में ही, बट देन इट इज़ अ कंप्लीटेड एक्शन। लेकिन अगर आप अपनी कोई ऐसी विश या प्लान बताना चाहें जो पास्ट में था आपकी विश या प्लान लेकिन वो पूरा नहीं हो सका, even then you will use past perfect tense. I had hoped to go to the concert but I couldn't. She had wanted to travel to Italy but the trip was cancelled. अब उस जाना चाहती थी लेकिन ट्रिप कैंसिल हो गया तो जा नहीं सकी। If only we had known about the sale earlier. सेल के बारे में पहले पता चल जाता तो नहीं पता चल सका ना, सो दैट मीन्स कि वो सेल से फ़ायदा नहीं उठा सके। सो बेसिकली एक तरह से अपनी डिसअपॉइंटमेंट या सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। देन द लास्ट वन इज कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चार तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस वो होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा, जैसे इफ़ इट रेन्ड वी विल नॉट गो आउटसाइड, इफ़ अली कम्स आई विल गो विद हिम। ये एक तरह का कंडीशन है ना कि अली आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा, अगर बारिश हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इफ़ इट डज नॉट रेन वी विल गो आउट, तो बारिश ना हुई तो हम बाहर जाएंगे। तो अब उसमें ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हमारे पास जो थर्ड कंडीशनल है वो हमेशा किस में होता है?
पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि उसमें हम वो चीज़ें बयान कर रहे होते हैं जो हाइपोथेटिकल होती हैं, यानी ख्याली होती हैं। अगेन वही बात आ गई पिछले पॉइंट वाली ही, कि वो चीज़ें जो हम ख्वाहिश करते हैं लेकिन हुई नहीं होती, यानी हमारी डिज़ायर रही होती है कि ऐसा हो जाता लेकिन वैसा हुआ नहीं होता। या एक तरह से हम ये जाहिर कर रहे, पछतावे का इजहार करना हो आपने, सैडनेस का इजहार करना हो, ये कहना आप चाह रहे हो कि अगर ऐसा हो जाता तो फिर ऐसा हो जाता, या अगर ऐसा ना होता तो फिर ऐसा भी ना होता, यानी आप, जाहिर बात है, अब वो चीज़ वैसे नहीं हो सकती ना। जैसे अगर अली ने पढ़ा होता तो आज, अगर अली के पास बीए की डिग्री होती तो उसे ये नौकरी मिल जाती। तो इसका मतलब क्या है कि अली के पास बीए की डिग्री नहीं है, इसलिए उसे ये नौकरी नहीं मिल सकती। तो दैट मीन्स कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल होती है, हाइपोथेसिस आप बनाते हैं, ख्याली सिचुएशन, यानी वो चीज़ जो हो नहीं सकती। तो उसके लिए आप थर्ड कंडीशनल यूज़ करते हैं, इफ़ के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं, और जो इफ़ वाली क्लॉज होती है वो हमेशा किस में होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अगर मैंने ज़्यादा मेहनत से पढ़ा होता तो मैं एग्ज़ाम पास कर लेता। इफ़ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर वो जल्दी निकल जाती तो वो ट्रेन पकड़ लेती। इफ़ दे हैड लिसन दे वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक। अगर वो सुनते तो वो ये गलती ना करते। इफ़ आई हैड, और इसमें हमेशा मायूसी का इजहार होता है, यानी गुड कंडीशंस नहीं होती। ये नहीं होता कि अगर ये हो जाता तो मतलब कोई अच्छी वाली ख्वाहिश नहीं होती। इफ़ आई हैड $1 million आई वुड हैव बिल्ड अ कासल, इस तरह की ख्वाहिशें नहीं होती। वो आपकी सेकंड कंडीशनल में आती हैं। इफ़ आई हैव $1 million आई विल विजिट द वर्ल्ड। जो सैड वाली सिचुएशंस होती हैं, यानी काश वाली, काश ऐसा होता या काश ऐसा ना किया होता, पछतावे वाली, उनके लिए आप थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। यानी जब कुछ गलत हो जाए, बुरा हो जाए, या जब आप कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि अगर इस तरह हो जाता तो फिर ये नुकसान ना होता, only then you use third conditional, and in third conditional you always use past perfect tense. So I hope the usage is clear. Okay, now you have the exercise in front of you. So complete it. Then we will move on to the next tense.